हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं हमारी सीयूईटी की सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स स्टडी करूंगा। इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 50 में से 40 क्वेश्चन आपको जो अटेम्प्ट करने हैं इस एग्जाम को देने के लिए, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है। इस बेसिक नॉलेज के अंदर बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसके जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो कवर करने हैं। इसमें आपको कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन या राइटिंग स्किल्स नहीं आएगा। तो एग्जाम सारा एमसीक्यू बेस्ड है, और एमसीक्यू बेस्ड में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 15 दिन के अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के कवर कर दूं। आज की वीडियो में आपको मनी और बैंकिंग दोनों ही शेयर करूंगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज मनी। तो मनी क्या है, व्हाट इज मनी? तो बेटे मनी को समझने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को वो दुनिया देखनी पड़ेगी जिसमें मनी होती नहीं थी। इट मींस लाइफ विद बार्टर सिस्टम। बेटे बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विद कमोडिटी। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विद कमोडिटी, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ सामान चाहिए तो वो दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरे सामान के साथ ही एक्सचेंज कर सकता था। इसके अंदर इनको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम। नंबर 1, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सर ये क्या होती है? बेटे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग समझिए। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है वाई। एक्स को नीड है शूज की, और वाई के पास अवेलेबल है शूज। तो मतलब बेसिकली वाई से एक्स शूज ले सकता है, बट पर्सन एक्स को नीड है, वाई को नीड है पेन की, बट एक्स के पास पेन अवेलेबल नहीं है। तो इनके बीच में ये जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसका पर्पस का रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की वांट्स को फुलफिल नहीं किया। तो बेसिकली ऐसे पर्सन तो बहुत मिल जाएंगे जिनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ शूज होगी, लेकिन ऐसा पर्सन ढूंढना जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ शूज हो और उसे नीड उस गुड्स की हो जिसको जो एक्स के पास अवेलेबल है। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे बार्टर सिस्टम में। फिर बार्टर सिस्टम में हमारी सेकंड प्रॉब्लम आई, लैक ऑफ मेजर इन वैल्यू। किसी चीज की वैल्यू को कितने रुपए में या किसी चीज में मेजर करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए, दैट इज मनी। मनी जो है वो बेसिकली काम करते हैं किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करने के लिए। लेकिन अब हम ऐसे कैसे बता सकते हैं एक पेन की वैल्यू हाउ मच? समझ रहे हो? बेसिकली लैक ऑफ मेजर इन वैल्यू हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक आया, लैक ऑफ स्टोर इन वैल्यू। बेटे कोई भी जो कमोडिटी होती है वो पेरिशेबल इन नेचर होती है, और कोई भी चीज जो जल्दी से खराब हो जाएगी आप उसको बहुत ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हो। तो मनी के पास ये पावर होती है कि हम उसे स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम और थी, लैक ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लैक ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, कोई कुछ एक बेसिकली कमोडिटी या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम किसी चीज से किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करें। तो जब तक मनी नहीं था, जो हमारे पास कमोडिटी होती थी वो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हमेशा यूज नहीं कर पाते थे। और एक मेजर प्रॉब्लम और थी, डिविजिबिलिटी इन वैल्यू। बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू का मतलब होता है हम किसी चीज को डिवाइड कैसे करें। अगर मान लो किसी चीज की वैल्यू ज्यादा है और किसी चीज की वैल्यू कम है, उन दोनों को एक पोजीशन पे लेके आने के लिए, उन दोनों को एक इक्वल यूनिट पे लेके आने के लिए हमें एक डिविजिबिलिटी करनी जरूरी होती है, जो हम लोग मनी के केस में तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बार्टर सिस्टम में नहीं कर पा रहे थे। एंड लास्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर व्हाट इज इट? बट लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब मुझे फ्यूचर पेमेंट्स, अगर कोई पेमेंट्स को आगे फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए मनी से तो फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल है, लेकिन अगर हम सोचें कि कमोडिटी के साथ हम फ्यूचर पेमेंट्स कर पाए, वो एक प्रॉब्लम थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बर्थ हुआ मनी का। तो अब सर व्हाट इज मनी? मनी को एक्सप्लेन कराओ। तो बेटे बहुत मनी बहुत सिंपल सा है, एक छोटी सी पोएम के साथ भी हम इसे बोल सकते हैं। सिंपल, मनी हैज ए फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मीजर
ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। बेसिकली मनी हैज ए फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जिससे आप मनी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मनी बहुत छोटा सा शब्द है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल ये डेफिनेशन परफेक्ट है कि व्हाट इज मनी। तो मनी हैज ए फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। तो वी कैन से दैट कि बेटा मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग व्हिच क्वालिफाइज four items. One is medium of exchange, measure in value, standard of deferred payment and store in value. Basically मनी के ये चार फंक्शन भी होते हैं। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा फंक्शन ऑफ मनी। ऑफ मनी नंबर वन, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए measure of value, a standard of deferred payment and last is store in value। बेटे ध्यान से सुनना, इन दो फंक्शंस को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन और इन दो फंक्शन को बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन? बच्चों प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन है जिनकी वजह से मनी का बर्थ हुआ और सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन है जो मनी के आने के बाद मनी की वजह से सेटिस्फाई हुए। मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूं इन दो फंक्शंस की वजह से मनी की एग्जिस्टेंस आई और इन दो फंक्शन की वजह से मनी के आने के बाद ये फंक्शन फुलफिल हुए। तो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाई दीज फंक्शंस आर नोन एज प्राइमरी फंक्शन एंड व्हाई दीज फंक्शंस आर नोन एज सेकेंडरी फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली डिमांड ऑफ मनी और एक जगह हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिमांड ऑफ मनी। बेटे मनी क्यों, व्हाई मनी, क्या रिक्वायरमेंट है मनी की? तो बेसिकली बेटे मनी की रिक्वायरमेंट तीन कामों के लिए होती है, बस तीन वर्क मनी कंप्लीट। मनी हमें चाहिए ही सिर्फ तीन वर्क के लिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि कोई भी लेन देन करना है मुझे मनी की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन करनी है हमें मनी की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार का लेन देन जो है वो मनी के बिना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। हमारा सेकंड मोटिव है प्रीकॉशनरी मोटिव। प्रीकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है बच्चे कि हमें अगर जरूरत पड़ रही है कि प्रीकॉशन मतलब सावधानी के लिए, अगर मान लो कोई बीमार है हॉस्पिटल लेके जाना है, हॉस्पिटल के लिए जो बिल देना है वो, या किसी और प्रकार की प्रीकॉशन मतलब फ्यूचर में आने वाली जो होस्टाइल कंडीशंस हैं उनसे हमें जो बेसिकली जब हम उनसे डील करते हैं तो हमें मनी की जरूरत पड़ती है, इसे बोलते हैं प्रीकॉशनरी मोटिव। हमारा फर्स्ट मोटिव पढ़ा हमने ट्रांजैक्शन मोटिव एंड थर्ड मोटिव इज हमारा थर्ड मोटिव है और हमारा थर्ड मोटिव है स्पेकुलेशन मोटिव। सर ये स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है? बेटे ध्यान से सुनना, स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है बेसिकली स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, यानी कि सट्टा बाजार क्रियाएं। कभी कभी हमें प्रॉफिट कमाने के पर्पस के लिए भी मनी की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हम फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस राइज कर जाएं। जैसे इसके प्राइस फ्यूचर में राइज करेंगे तो हमारा ये मोटिव भी कंप्लीट होगा। तो बेसिकली अगर कोई सीधे सीधे शब्दों में बोलता हूं, डिमांड ऑफ मनी, हमें मनी क्यों चाहिए? मनी चाहिए कि दो तीन रीजन। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, कोई भी लेन देन करने के लिए, प्रीकॉशनरी मोटिव फ्यूचर में आने वाली होस्टाइल कंडीशन से निपटने के लिए, एंड लास्ट इज स्पेकुलेटिव मोटिव। इस मोटिव के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमें अर्निंग करनी है, अपनी इनकम को राइज करना है, ये वाला मोटिव। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारा इसके बाद का टॉपिक है बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी। तो बेटे सप्लाई ऑफ मनी क्या है? बहुत सिंपल बहुत सिंपल। मैं देखो आपको डेफिनेशंस को कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेफिनेशंस आपको पेपर में लिखनी नहीं आने वाली, आपको बेसिक टॉपिक चाहिए। तो सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली है क्या? करेंसी एंड कॉइंस held with public at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी एक इकोनॉमी में, मान लो बेटे इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में जितने भी जनरल पब्लिक रहती है उन सबके पास जितने भी करेंसी एंड कॉइंस हैं और जिसको हम मेजर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज मनी सप्लाई। अगर सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो कोई भी चीज जिसको एक पीरियड में मेजर किया जाता है इसे बोलते हैं फ्लो।
और कोई भी चीज जिसको एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है दैट इज स्टॉक। तो अगर आपसे कोई पूछे मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, इट्स ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये था मनी सप्लाई। अब हम बात करते हैं मनी सप्लायर की। हु इज मनी सप्लायर? तो बेटे इंडिया के अंदर दो मनी सप्लायर है। हमारा पहला मनी सप्लायर है सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, और हमारा सेकंड मनी सप्लायर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है बच्चों, सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे इंडिया में सप्लाई करके देता है ऑल करेंसी नोट्स, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सप्लाई करता है ₹1 नोट एंड कॉइन्स। कॉइन्स कौन कौन से बेटे? ऑल कॉइन्स। बच्चों ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी इकोनॉमी में ₹1 नोट और ऑल कॉइन्स सप्लाई करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ ऑल करेंसी नोट्स को सप्लाई करता है हमारी कंट्री के अंदर। तो इन्हीं को बोला जाता है कि यह है मनी सप्लायर। सर मनी सप्लायर जब हम बुक से पढ़ते हैं तो एक मनी सप्लायर और आता है। हाँ बेटे, एक मनी सप्लायर और कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक। बेटे कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक के थ्रू मार्केट के अंदर जो है मनी को सप्लाई करता है। तो बेसिकली कमर्शियल बैंक को भी हम मनी सप्लायर की तरह काउंट करते हैं। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि मनी सप्लायर के अंदर मेजर मनी सप्लायर है सेंट्रल बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड एक सब्सिडरी मनी सप्लायर आप कमर्शियल बैंक को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। ये था हमारा इसका बेसिक सा टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को मनी सप्लाई कवर की। अब सर मनी सप्लाई को मेजर किया जा सकता है? हाँ बेटे, अभी अभी आपने पढ़ा ना, मनी सप्लाई को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। तो सर इसकी मेजरमेंट करने के कोई मेथड है? हाँ, इसको मेजर करने का कुछ मेथड्स है, वो हमारे सामने कुछ ऐसे है, दैट इज M1, M2, M3, M4। हालांकि मैं आपको ये चारों पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ M1 डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट वही है। तो M1 डिस्कस करते हैं सबसे पहले, दैट इज करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक। बेटे ये वो करेंसी एंड कॉइन्स हैं जो हमारे पर्स में या हम लोग के घरों में रखे हुए हैं, इसके अंदर वो सब कवर किया जाएगा। प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। बेटे इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक में वो मनी आएगी जो चेकेबल डिपॉजिट है, जिसको हम चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट इसके अंदर कवर नहीं हो रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ वो डिपॉजिट्स आएंगे जो चेकेबल है। और एक और इसमें एक छोटी सी पॉइंट है, मैं अभी उसको डिस्कस करता हूं। इसके साथ ही अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी इसके अंदर कवर होगा। सर एक्सप्लेन करो ना प्लीज, ये डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखें आप इसको। एक छोटा सा टॉपिक है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक को हम एक ग्राफ के साथ देखेंगे। ग्राफ नहीं, बेसिकली एक डायग्राम है। एज्यूम कीजिए आपके सामने एक एसबीआई बैंक का एग्जाम उठाते हैं। एसबीआई बैंक है, यहां पर है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक, अब जनरल पब्लिक जितनी भी सेविंग्स को अपने बैंक के अंदर एसबीआई के अंदर डिपॉजिट करती है, इस डिपॉजिट को जितना भी पैसा वो डिपॉजिट करेगी एसबीआई के अंदर, दैट इज कंसीडर्ड डिमांड डिपॉजिट। बस ध्यान रखना है कि वो एफडी नहीं होने चाहिए, फिक्स डिपॉजिट को इसके अंदर कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके बाद सर एक दूसरा बैंक है पीएनबी। पीएनबी ने सर एसबीआई में पैसे सबमिट किए, डिमांड डिपॉजिट किए। सर क्या ये इंक्लूड होगा? नो बेटे नो, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस को इसके अंदर कवर नहीं करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को कभी भी कवर नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। बेटे आरबीआई के अंदर जितने भी अदर डिपॉजिट्स हैं इंटरनेशनल नेचर की या फिर नेशनल की, वो आएंगे जो बेसिकली बैंक्स जमा नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो एसबीआई सबमिट कर रहा है मनी आरबीआई में, तो इसको कवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबमिट कर रहा है मनी आरबीआई के अंदर, तो हम उसको कवर करेंगे। या कोई फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स या गवर्नमेंट आरबीआई के अंदर कुछ पैसे सबमिट कर रही है,
तो हम उसको भी कवर करके चलेंगे। बेटे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अदर डिपॉजिट आरबीआई के अंदर और कमर्शियल बैंक के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज कि उसके अंदर हम कभी भी कवर नहीं करेंगे इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को। ये हमारा एक छोटा सा बेसिक टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसके अंदर मैंने आपको मनी कवर किया, मनी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको कवर किए। इसके बाद हम बैंकिंग के लिए भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज बैंकिंग। सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे बैंक्स। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटे व्हाट इज बैंक और व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। हाँ बेटे ध्यान रखना, आप लोगों को बताता हूं। जो हमारे बैंक्स होते हैं ना बेटे, जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, इन बैंकों के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। बेसिकली ये दो काम परफॉर्म करते हैं, ये दोनों प्लस दोनों काम। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सेकंड इज ग्रांटिंग लोन्स। बेटा कोई भी बैंक बैंक तब बोला जाता है जब वो दोनों काम कंप्लीट करे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। लेकिन बेटा अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सिर्फ इन दोनों में से एक काम यूज करे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स, दीज आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर एग्जांपल दो ना, देखो बेटा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जाओ अपने पैसे वहां पे सबमिट करो, जैसे वो पैसे आप वहां सबमिट करोगे तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो गया, और वो वहां से आप लोन भी ले सकते हो। अगर आप वहां से कोई लोन ले रहे हो तो वो ग्रांटिंग लोन हो गया। तो एसबीआई परफॉर्म बोथ द फंक्शंस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैंक्स। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। देखो पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिट सबमिट तो कर सकते हो, लेकिन ग्रांटिंग लोन नहीं होता। तो पोस्ट ऑफिस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और बैंक्स जो है बेसिकली दोनों काम परफॉर्म करते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई एक काम परफॉर्म करता है। ये था हमारा बैंकिंग का छोटा सा टॉपिक। अब सर बैंक को भी कैटेगराइज करो ना बेटे, सुनो, बैंक को दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। हमारा फर्स्ट है सेंट्रल बैंक, और हमारा सेकंड बैंक है कमर्शियल बैंक। बच्चे इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, एक है सेंट्रल बैंक, एक है कमर्शियल बैंक। आपको दोनों के दोनों टॉपिक को थोड़ा डिटेल जाके आप समझोगे तो आपको क्लियर होगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक, सर कमर्शियल बैंक कौन होते हैं? बहुत सिंपल, जो डील करते हैं विद पब्लिक के साथ। बेटा जो बैंक डायरेक्टली डील करते हैं पब्लिक के साथ, दीज आर कंसीडर्ड एज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बहुत सिंपल सा बेसिक फंक्शन है, द बैंक्स व्हिच डील्स विद पब्लिक, जनरल पब्लिक, आर नोन एज कमर्शियल बैंक। सर ये डील तो करते हैं कमर्शियल बैंक के साथ, इनका मोटिव क्या होता है? बेटा इनका प्रॉफिट कमाना मोटिव होता है, इनका मेन मोटिव होता है बेटा प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, इसके बाद सर इनके वर्क अभी भी बताया ना, दो वर्क। सर ये तीसरा भी है, हाँ देखो, फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकंड इज ग्रांटिंग लोन्स, एंड थर्ड इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद ए प्रॉफिट मोटिव। ध्यान रखना बेटे, ये नहीं भूलना है आपको। कमर्शियल बैंक को डेफिनेशन बन जाएगी, बड़ी सिंपल है। कमर्शियल बैंक रेफर टू द बैंक व्हिच डील्स विद पब्लिक and perform three function: accepting deposit, granting loan and making investment with the motive of earning profit। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बनती है कमर्शियल बैंक की। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा कमर्शियल बैंक को लेके। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बेटे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे फंक्शंस हैं। थोड़े से फंक्शंस को डिस्कस आज जरूर करेंगे हम लोग। इसके बाद हम जो बेसिकली सेंट्रल बैंक है उसको हम अगली क्लास में, यानी कि अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप देखिए जरा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को। बेटे कमर्शियल बैंक के भी दो ही फंक्शन है, पहला प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। सर प्राइमरी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आएंगे? बहुत सिंपल बच्चे, ध्यान से देखो। फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकंड इज ग्रांटिंग लोन्स। तो सर पहले इसी को डिस्कस करते हैं, प्राइमरी फंक्शन को। तो सबसे हमारा पहला फंक्शन होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बट एक बैंक जो है ना बेसिकली तीन प्रकार से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट सेविंग अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट, थर्ड टर्म डिपॉजिट्स, दैट इज टाइम डिपॉजिट। बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा करंट अकाउंट। बेटे करंट अकाउंट आपको पता है बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं। देखो देखो इसके छोटे छोटे फीचर्स हैं। हमारा पहला फीचर है ये चेकेबल है। दूसरा इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं मिलता है।
किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हमारा तीसरा फीचर है इसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड है। एक दिन में 5 बार जाओ, 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, जितनी मर्जी बार बैंक के अंदर जाके आप ट्रांजेक्शन करो, सारे के सारे इसके अंदर बेसिकली जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी करंट अकाउंट की, वो जो है उसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। तो बेसिकली सिंपल, करंट अकाउंट के 3 बेनिफिट, चेकेबल होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड होती है। अब काम की बात सर, टर्म डिपॉजिट बहुत सिंपल, नॉन चेकेबल, नॉन चेकेबल, ठीक। नंबर 2 इंटरेस्ट हाई, एंड हमारी थर्ड बेटे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली 1, बस एक बार जाओ फिक्स डिपॉजिट कराओ। इसके बाद अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट को क्रैक तोड़ना पड़ेगा, आप इसको तोड़ोगे उसके बाद ही आपके पैसे विड्रॉ होंगे, ठीक है। अब सर इन दोनों को कंबाइन करके बना एक सेविंग अकाउंट, दैट इज हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम सर, व्हाट इज हाइब्रिड सिस्टम? बेटा हाइब्रिड मतलब जिसमें दोनों के फीचर हो, करंट के भी और टर्म के भी। सर समझाओ, देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। पहला, ये चेकेबल है। दूसरा, इंटरेस्ट है पर मॉडरेट है। एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड है। सर ये लिमिट कितनी है बेटे? डिपेंड्स ऑन बैंक, बैंक के ऊपर डिपेंड है कौन कितनी ट्रांजेक्शन अलाउड करता होता है। बेसिकली ये हमारा बेसिक फंक्शन था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं हमारा फंक्शन नंबर 2, दैट इज ग्रांटिंग लोन्स। सर ग्रांटिंग लोन बहुत सिंपल है बच्चे, ध्यान से देखते जाओ, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। फर्स्ट कैश क्रेडिट, सेकंड टर्म लोन या टाइम लोन भी बोल सकते हो इसे, एंड लास्ट इज सॉरी पहला कैश क्रेडिट, सेकंड है टर्म लोन, थर्ड है डिमांड लोन। सर समझाओ इसे। बेटे कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म लोन है। इट मींस देखो, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, अब उसे बैंक से लोन लेना है, वो अपने शेयरों को बैंक को गिरवी रखेगा, मॉर्गेज करेगा, और उसके बदले में जो लोन उठा लेगा, दैट इज कैश क्रेडिट। इसकी पेमेंट जब वो करेगा, उसके जो शेयर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और वो दोबारा से अपने शेयर्स के बेनिफिट्स को उठा पाएगा, दैट इज नोन एज कैश क्रेडिट। हमारा सेकंड लोन है बेटे टर्म लोन। बेटे लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म। बेटे लॉन्ग टर्म, बेसिकली लॉन्ग टर्म, देखो होम लोन लेना है, किसी को कार लोन लेना है 2 4 5 7 साल के लिए चाहिए, जितना भी आपको लोन चाहिए होता है, दैट इज टर्म लोन। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा लो होता है, कैश क्रेडिट का थोड़ा सा हाई होता है। इसके बाद बेटे डिमांड लोन। डिमांड लोन बेटे, डिमांड लोन बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की इसकी पॉसिबिलिटी है, ये दोनों प्रकार का लोन अवेलेबल है। आपको बताता हूं, डिमांड लोन का मतलब है जैसे ही बैंक इसको डिमांड करेगा, पर्सन हैज टू रिपेट, उसी वक्त ये वापस करना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया। ऐसे तो मान लो हमने एक बैंक से लोन लिया, बैंक ने हमसे बोला कि भैया हमें तो 2 दिन बाद ही वापस करो, तो क्या दोबारा वापस करना पड़ेगा? नहीं बेटे, इसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम में जैसे ईएमआई के नेचर में टाइम आएगा, बैंक आपसे डिमांड करेगा, आपको पे करना पड़ेगा, फिर बैंक आपसे डिमांड करेगा, आपको पे करना पड़ेगा, बैंक आपसे डिमांड करेगा, फिर पे करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस है, दैट इज नोन एज ग्रांटिंग, ग्रांटिंग लोन। दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्रांटिंग लोन, जिसके अंदर मैं आपको बैंक के, कमर्शियल बैंक के फंक्शन को बता पाया। सर कमर्शियल बैंक के कुछ और भी फंक्शन होते हैं? हाँ बेटे होते हैं, अदर फंक्शंस, जैसे कि सुनो, कुछ लिखते हैं हम यहां पर, कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये एक्सपेक्टेड आपको समझ आता होगा कि आप एक्स्ट्रा मनी निकाल लो उसमें से। सेकंड ट्रांसफर फंक्शन। बेटे ट्रांसफर फंक्शन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है कि भैया आपको एक जगह से दूसरी जगह पे, जहां पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, आप एक चेक ट्रांसफर कर देते हो, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करने का काम भी बैंक करता है। तीसरा लेटर ऑफ रेफरेंस। सर व्हाट इज लेटर ऑफ रेफरेंस? बेटे लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब है, मान लो मैं एक पर्सन हूं, एक दूसरा पर्सन है, अगर मुझे उसके साथ डील करना है और वो भी क्रेडिट पे, तो क्या वो मुझे क्रेडिट अवेलेबल कराएगा? क्योंकि मैं तो उसे जानता ही नहीं हूं। तो बेसिकली बैंक जो है वो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस, जो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस है, उसको सामने वाली पार्टी को बताएगा, जिसके बेसिस पे मुझे लोन मिल जाएगा, दैट इज नोन एज लेटर ऑफ रेफरेंस। इसके बाद बेटे लेटर ऑफ क्रेडिट। सर ये क्या होता है? बेटे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के काम आता है बहुत ज्यादा। अब मुझे इंडिया से बाहर से कोई सामान खरीदना है, तो सामने वाला मुझसे पैसे मांगेगा और मैं पहले से सामान मांगूंगा, तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगी। इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे वो पैसे बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे, बैंक मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट में सामने वाली पार्टी को दूंगा, और सामने वाली पार्टी उस बेसिस पे मुझे जो है सामान प्रोवाइड कर देगी। जैसे वो मुझे उस बेसिस पे सामान प्रोवाइड करेगी, बस मैं उसे यूज करूंगा और वहां से उसको पेमेंट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बाद है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करा, ट्रांसफर फंक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ रेफरेंस, और भी बहुत सारे काम है बेटे। जैसे मैं आपको बोलूं बेसिकली आप ये
जो इसके छोटे छोटे फंक्शंस हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि बात की जाए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। बेटा क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं भी होते हैं तो उसके बाद भी उस क्रेडिट लिमिट को यूज करके कुछ पैसे को निकालते हैं। इसके अलावा भी बेटे बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो छोटे छोटे कोई बैंक करता है, कोई बैंक उसे परफॉर्म करता है, कोई बैंक उसे परफॉर्म नहीं करता है। डिपेंड्स ऑन द बैंक्स कि वो फंक्शन उसको कितने परफॉर्म करने हैं। बेटे ये था हमारा बेसिक एक छोटा सा टॉपिक जिसमें अदर फंक्शन की है। आप लोग को जितने भी टॉपिक है ना सारे के सारे बहुत ढंग से तैयार करने हैं, बहुत अच्छे से। अब जैसे मैंने आज आपको वीडियो बनाई, इसके बाद मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक के साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा काफी सारे एमसीक्यूज, कुछ बेसिक एमसीक्यूज के साथ आपको पता चलेगा कि बेसिकली इसमें से क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। बच्चों इन वीडियो को, ये वीडियो लगातार कंटिन्यू आएंगी और काफी दिनों तक आती रहेंगी। आपके सीयूटी के एग्जाम तक आपको आपका मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। आप लोग बस इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी सीयूटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि जितने आपको टॉपिक अच्छे से करा पाऊं सारे के सारे बढ़िया से परफॉर्म करा दूं। चलो थैंक यू।